Good morning, everyone. Today we are going to see the next topic. Last topic was the octet rule and the exception of octet rule. We have seen three different exceptions. The first one, the electron deficient species. The second one was the odd electron system. Example हमने लिया था NO2 का. And the third one, expanded octet. तीनों के लिए मैंने रीजन बताया था कि why these of the three are stable. The first one, the electron deficient, and the second one, odd electron systems were stable due to the dimerization, or some of the cases due to the polymerization. And the third one was possible, that is the expanded octet was possible because of the available d subshell and the highly electronegative approaches. Now we are going to discuss about the formal charge. पहली बात, फॉर्मल चार्ज कौन सी स्पीसीज शो करते हैं? ओनली दोज ऑफ द स्पीसीज व्हिच हैव द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कैपेबल टू शो द फॉर्मल चार्ज. इट इज नॉट अ रियल चार्ज, एज द नेम इज सजेस्टिंग. इट इज अ फॉर्मल चार्ज, इट इज नॉट अ रियल चार्ज. अब अगर हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे फार्मूला होता है फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट. मान लेते हैं ऑक्सीजन का देख रहे हैं किसी कंपाउंड में, तो फ्री स्टेट में उसमें कितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है. देन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल बनने के बाद माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. अब एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. दिस इज द कार्बन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, एंड दिस इज द ऑक्सीजन. वी आर सीइंग द मॉलिक्यूल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. ऑक्सीजन हैव टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है. आई थिंक आप सबको अच्छे से मालूम है. तो ये है आपका स्पीसीज कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर आप फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन देखें तो सबसे पहले द फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इक्वल टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन. कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जब कार्बन एटॉमिक फॉर्म में होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 2 4. मैंने यहाँ पे क्रॉस से दिखाया हुआ है. टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैलेंस सेल में होते हैं. सो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज 4 माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. ये देखिए 1 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब यहाँ से अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं देखिएगा, ये ऑक्सीजन के अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. कार्बन का अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखिए, तो यहाँ पे 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, -2 माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, हाफ ऑफ द 6. सो यू कैन राइट द फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 4 minus 2 minus 3, half of the 6, that is 3, equal to -1. So the formal charge on the carbon is -1. What's about the oxygen? अगर स्पीसीज न्यूट्रल है तो ओवरऑल चार्ज भी न्यूट्रल ही होना चाहिए, यानी जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. अब अगर ऑक्सीजन पे देखें तो ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज सबसे पहले वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन. यू न्यू अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 6. तब 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट कितने हो गए? 6 माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? 2, फर्स्ट और सेकेंड, 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. तो 6 माइनस 2 माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो दोनों के सेम ही है क्योंकि बॉन्ड तो दोनों एक ही में बना रहे हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हाफ ऑफ द 6, यानी इसे सॉल्व कर दें. ये है 6 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू +1. मैंने आपको पहले ही कहा कि सम ऑफ द चार्ज मस्ट बी 0. सो यहां पे कार्बन का फॉर्मल चार्ज -1 और ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज +1 है. हम एक और एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ द ओजोन. आई थिंक ओजोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप लोगों को मालूम ही है, O3. और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आपस में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं. पहले 2 ऑक्सीजन कोवैलेंट बॉन्ड से, लास्ट के 2 ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. तो हम यहाँ पे इसे हटा रहे हैं और ओजोन को देखने जा रहे हैं. तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ओजोन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रा कर देते हैं. दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन
एंड थर्ड ऑक्सीजन। लीनियर में हमने ड्रा कर दिया है। द फर्स्ट वन हैव 1 2 3 4 5 and 6 electron, and second one also have the same number of electron, that is the 6 electron। तो ये तो बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट भी हो गए, लेकिन जो थर्ड है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे शेयरिंग जो है वो मिडल ऑक्सीजन करेगा। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द ओजोन। अब तीनों ऑक्सीजन हैं तो हम इसे O1 O2 O3 करके दिखा दे रहे हैं। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। समझने में आपको आसानी होगी इसलिए 1 2 3 कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 होते हैं, उसे अलग से फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। देन टोटल 1 2 3 4 टोटल अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं 4 माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ सिर्फ यही बॉन्डेड हैं। तो यहाँ पे हाफ ऑफ द बॉन्डेड कितना हो गया, हाफ इंटू 1 2 3 4, और इसे हम सॉल्व करें ये हो गया 6 माइनस 4 माइनस हाफ ऑफ द 4 दैट इज 2, 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट इज 0। वैसे भी आपको मालूम है कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, और मैंने वीडियो शुरू करते ही कहा कि फॉर्मल चार्जेस अपीयर्स ओनली इन द केस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, यहाँ कोवेलेंट सिस्टम था। बट इन द केस ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नंबर 2, अब इसके लिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन तो हमेशा 6 ही रहेंगे अगर ऑक्सीजन है तो। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देखिए सिर्फ 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 6 माइनस 2 माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डेड। अब ये ऑक्सीजन इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर 6। सॉल्व कर दें, ये हो गया 6 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज प्लस 1। ये तो हो गया ऑक्सीजन नंबर 2। व्हाट्स अबाउट द ऑक्सीजन नंबर 3? ये है थर्ड ऑक्सीजन। फिर से वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के लिए, फिर से वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल 6 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस 6 माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन में, लास्ट ऑक्सीजन में आपके पास 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, तो हाफ ऑफ द 2 इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो फर्स्ट ऑक्सीजन हैव 0 चार्ज, दिस वन हैव 0 फॉर्मल चार्ज, दिस वन हैव +1 फॉर्मल चार्ज एंड दिस वन हैव -1 फॉर्मल चार्ज, और ओवरऑल चार्ज 0 + 1 -1 इक्वल टू 0। रीजन आपको मालूम है, द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल सो द ओवरऑल चार्ज विल बी न्यूट्रल। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्जेस सिर्फ तब अपीयर करते हैं जबकि आपका कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तब यहाँ पे आप दोनों ही मॉलिक्यूल जो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, दोनों के ही केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं, और इन कोऑर्डिनेट के बॉन्ड्स के बनने की वजह से यहाँ पे फॉर्मल चार्जेस अपीयर कर रहे हैं। अगर आपको खुद से करना है तो एक एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ HNO3। आई थिंक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अगर नहीं बना सकते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के शो कर दूंगा आपको, या फिर अगले वीडियो में इस बात को एक्सप्लेन कर दूंगा। दो दिस वाज द फॉर्मल चार्ज एंड हाउ टू फाइंड द फॉर्मल चार्ज। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद द बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में कौन कौन से पैरामीटर्स हम देखने जा रहे हैं? सबसे पहला पैरामीटर हम देखने जा रहे हैं दैट इज द बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉन्ड? दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। नाउ अगर हम डिफाइन करें तो मेरे ख्याल से डिफाइन करना का जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। अब अगर किसी वजह से बॉन्ड लेंथ कम या ज़्यादा, किस बात पे डिपेंड कर सकता है? ये डिपेंड कर सकता है नंबर ऑफ
बॉन्ड्स इन बिटवीन टू डेफिनेट सेंटर, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड ऑर्डर। ये डिपेंड कर सकता है एटॉमिक साइज पे। अगर छोटे छोटे एटम होंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, अगर एटम्स बड़े बड़े होंगे तो उनके सेंटर से एक दूसरे से दूर होंगे, और दूर होने पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड ऑन द बॉन्ड लेंथ? क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा? जब हम बॉन्ड की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड नाउ, ठीक है ना, क्योंकि एक ही तरह के बॉन्ड को लेके हम कंपेयर करेंगे। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल बॉन्ड, देन व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड लेंथ? अ सिंगल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर से बनता है। अब यहां पे अगर बॉन्ड छोटा है तो 2 इलेक्ट्रॉन बस इतनी दूर में रहेंगे, बॉन्ड बड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इतनी दूर में, और बड़ा है तो इतनी दूर में, और बड़ा है तो इतनी दूर में। यानी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, जितना बॉन्ड लंबा होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन उतना कम होता जा रहा है। एंड लेसर द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, वीकर द बॉन्ड। सो यू कैन सी द बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेंथ, दैट इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना बॉन्ड लेंथ बड़ा होता जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना कम होता जाएगा, बॉन्ड जितना छोटा होता जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता जाएगा। एक बचपन में आप लोग कहानी सुनते थे जहां पे कहा जाता था कि एक लकड़ी वाले ने अपने बच्चे को एक्सप्लेन करने के लिए कि एकता में ताकत होती है, एक परफॉर्म करके दिखाया। उन्होंने कहा कि एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और इसे तोड़ के दिखाइए। बच्चे ने लिया, तोड़ दिया, फिर दूसरा लकड़ी का टुकड़ा दिया, फिर तोड़ दिया, फिर तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा दिया, और बच्चा तोड़ता चला गया क्योंकि सारी लकड़ियां तो एक ही जैसी थी। अब इसने क्या किया कि सारी लकड़ियों को, 8-10 लकड़ियों को एक साथ बांध दिया और बांध के कहा इसे तोड़ दो। अब क्या हुआ, टूटा? अब ये टूटा नहीं, और उसने कहा कि एकता में शक्ति है। अब इसे साइंस के लैंग्वेज में देखते हैं। वो तो उन्होंने बताया एकता में शक्ति है, अब हम एकता जी को छोड़ देते हैं और यहां देखते हैं होता क्या है। जब कई सारी लकड़ियों को बांध दिया तो एक जगह पे ज्यादा मास आ गया, सारी लकड़ियों का मास एक पॉइंट पे आ गया, यानी मास डेंसिटी बढ़ गई, और मास डेंसिटी बढ़ गई तो स्ट्रेंथ बढ़ गया। अब वो टूटेगा नहीं आसानी से। सिमिलरली जब बॉन्ड छोटा होगा तो मास डेंसिटी ज्यादा होगी, जब बॉन्ड छोटा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और जब बॉन्ड बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। या दूसरा एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक 1 मीटर का थ्रेड ले लीजिए और उसे तोड़ने की कोशिश करिए। थ्रेड है तो टूट ही जाएगा, इतना मजबूत होता नहीं। अब इस थ्रेड को हम 1/2 मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, काट के नहीं, फोल्ड करके। फोल्ड किया तो डबल हो जाएगा, और डबल हो जाएगा तो व्हाट्स अबाउट द स्ट्रेंथ, क्योंकि मास बढ़ गया, यूनिट एरिया में मास बढ़ गया। अब इसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, एक और फोल्ड दे दीजिए और मुश्किल हो जाएगा, और साइज छोटा होता जा रहा है। पहले 1 मीटर था, 1/2 मीटर हुआ, फिर 1/4 हुआ, अगली बार 1/8 हो जाएगा। लेकिन जितना छोटा होता जाएगा उतना थ्रेड का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, उतना मास कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। सेम यहाँ पे है, बॉन्ड जितना छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, जैसे मैंने थ्रेड का एग्जांपल लिया वो 1 ही मीटर था, वैसे इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं। बॉन्ड जितना छोटा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी और स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड नंबर्स इन बिटवीन 2 सेंटर्स, अगर 2 सेंटर के बीच में एक बॉन्ड बना है, 2 बॉन्ड बना है, यहाँ पे ऐसे करते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो विच वन विल बी मोर स्ट्रॉन्ग? सिंपली आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये। एक बॉन्ड मान लेते हैं कुछ यूं बना हुआ है, ये इसकी स्ट्रेंथ है कुछ, अब इसके साथ एक और आ गया, ठीक है ना, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इसकी और बढ़ जाएगी। और अगर 2 की जगह पे 3 आ गया, तीसरा भी बॉन्ड बना लिया तो और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इवन इसमें पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है जो सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, और तीसरा भी पाई बॉन्ड होता है। तो पहला बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, बचे हुए 2 बॉन्ड्स वीक होते हैं, फिर भी 2 वीक बॉन्ड्स एक स्ट्रांग बॉन्ड को और स्ट्रांग बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। सो ऑलवेज द सिंगल बॉन्ड इज वीकर, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड ट्रिपल बॉन्ड इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर। और लेंथ की बात करें तो सबसे कम लेंथ, सबसे ज्यादा लेंथ होता है सिंगल बॉन्ड का,
ये तो था आपका स्ट्रेंथ, और अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ सबसे ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड का, क्योंकि एक ही बॉन्ड बन रहा है। 2 बॉन्ड बनेगा तो ये छोटा हो जाएगा, और 3 बॉन्ड बनेगा तो और भी छोटा हो जाएगा। सो द लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू सेंटर, दैट इज आल्सो नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। सो ये था आपका पहला बॉन्ड मीटर, बॉन्ड पैरामीटर, दैट वाज द बॉन्ड लेंथ। और हम देखने जा रहे हैं नाउ द सेकंड वन, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? जब हम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कहते हैं, मैंने पूछा व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, जब हम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन टू सेंटर्स। हम देख रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू डिफिनिट सेंटर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका पहला स्पीसीज Cl2, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो इन दो डिफिनिट सेंटर्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सो द बॉन्ड ऑर्डर इज जस्ट 1। अगर ये ऑक्सीजन हो तो ये है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। अगर ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, देख सकते हैं 1 2 3 बॉन्ड्स हैं इन बिटवीन टू डिफिनिट सेंटर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। सो बॉन्ड ऑर्डर 1 हैविंग क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, या दो डिफिनिट सेंटर्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। एंड व्हाट इज द रिलेशन विद द स्ट्रेंथ? क्या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने घटने के साथ स्ट्रेंथ बढ़ता है या घटता है? पिछले टॉपिक में यानी बॉन्ड लेंथ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और ये प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ता जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन एंड द थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पे एंगल की बात करें तो एंगल के बारे में तो आप लोग जानते हैं व्हाट इज द एंगल, और अगर डिफाइन करें इस टर्म को तो हम कह सकते हैं एंगल इन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव बॉन्ड्स इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल। अगर कोई सिस्टम इस तरह से है, ये है कार्बन, आपने ये स्ट्रक्चर देखा था, तो यहाँ पे अब इनके बीच में ये जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे ये है आपका बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल मान लेते हैं ये 2 हाथ हैं, बॉन्ड बनता किससे? इलेक्ट्रॉन से। इनके बीच में एंगल जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बॉन्ड, उनका डिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो ग्रेटर द बॉन्ड एंगल ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। और बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए अलग से एक थियरी आती है, दैट इज कॉल्ड द विस्पर्ड। अब पहला क्वेश्चन कि क्यों विस्पर्ड हम लाएंगे? What was the problem with the previous theory, that was the octet law? What was the problem with the Coase-Lewis approach? Whether they were not capable to explain the bond angle? Surely they were not capable to explain the bond angle. जो आपका थियरी है वो इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि how the bond is going to form, what is the number of electron, why the bond is going to be formed, how they are approaching the 8 electron in the valence shell, but that is not capable to explain about the structure of the molecule. Why carbon dioxide is a straight molecule, why water is a bent molecule, why BF3 is a trigonal planar, why the next one is tetrahedral or the trigonal pyramidal, that cannot be explained on the basis of the Coase-Lewis approach, and that is the reason the new theorem came in light, and that theorem is called valence shell electron pair repulsion theory, WISPER। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे WISPER। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।